Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज के लेक्चर में हम लोग फाइनली वो जो 3 टॉपिक जो हमारे बचे थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो आज कंप्लीट कर देंगे। पार्चुरेशन, लैक्टेशन एंड जेस्टेशन, जो मैंने पहले नहीं करा था जेस्टेशन, पर आज करा लूँगी। तो पार्चुरेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज पार्चुरेशन? जब बेबी यूटेरस से बाहर आता है थ्रू वजाइना, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। Parturition, the expulsion of fetus from uterus to outside through vagina is known as parturition. ठीक है, अब एक लाइन में आपको बोलती हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझाती हूँ। पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, ऑल्सो इट इनिशिएट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या नोन एज नहीं लिखो, also initiates through fetal ejection reflex. Very important, neuroendocrine process and fetal ejection reflex. ये 2 होते हैं जिसके थ्रू पार्चुरेशन होती है। यानी कि मैंने क्या बोला, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, जैसा कि नाम बता रहे हैं, नर्वस सिस्टम भी होगा, एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब फीटल का इजेक्ट करने का रिफ्लेक्स। तो पार्चुरेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहली चीज़, क्योंकि न्यूरो है तो नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, मदर का मैटरनल नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन है तो एंडोक्राइन सिस्टम या हॉर्मोन्स ऑफ मैटरनल मतलब मम्मी के हॉर्मोन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो रोल प्ले करते हैं पार्चुरेशन का। तीसरा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस जब प्रॉपरली एक फुल्ली ग्रोन फीटस हो जाता है, जब फीटस को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब वूम में मेरी ग्रोथ पूरी हो गई है, अब उसको बाहर निकलना है फॉर द डिलीवरी करनी है, तो वो भी करवाता है, वो भी ऐसे सेंसेशंस भेजता है जिसकी वजह से डिलीवरी होगी, जिसकी बात अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं डिटेल में। पर लेकिन इन जनरल, इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो मॉम का हार्मोन सिस्टम, फीटल का हार्मोन सिस्टम और मॉम का न्यूरल सिस्टम, ये तीनों साथ में मिल जाए तो ही पार्चुरेशन होती है। सो इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। सेम लैक्टेशन में भी होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। सो इसमें क्या क्या चीज़ें पार्ट ले रही है? मैटरनल नर्वस सिस्टम, मैटरनल एंडोक्राइन सिस्टम और फीटल हार्मोन्स भी। पार्चुरेशन की अगर इन जनरल में बात करूं, सो इट टेक्स प्लेस थ्रू 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आता है डायलेशन। डायलेशन में क्या होगा, जो फीटस है वो सर्विक्स की ओपनिंग तक पहुंच जाएगा, मतलब फीटस अंदर है, फीटस बाहर आएगा। अब फीटस बाहर आएगा, पार्चुरेशन होगा तो फीटस के बाहर ईज होने के लिए सर्विक्स को थोड़ा डायलेट होना पड़ेगा। तो सर्विक्स अबाउट 10 सेंटीमीटर जितना डायलेशन करता है, तो वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की, वो जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डायलेशन। सो
सर्विक्स कितना डायलेट करता है? 10 सेंटीमीटर जितना डायलेट करता है। और इस डायलेशन की प्रोसेस का ड्यूरेशन कितना होता है? उसका ड्यूरेशन होता है 6 to 12 आवर्स। ठीक है, ये पहली प्रोसेस हुई डायलेशन की। दूसरी प्रोसेस एक्सपल्शन, यानी कि जैसा नाम बता रहा है, सर्विक्स तक तो यहां तक पहुंच गया था, सर्विक्स डायलेट हो गया था। अब क्या होगा? आफ्टर डायलेशन ऑफ सर्विक्स फीटस कम्स आउटसाइड। उस तक की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपल्शन। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 5 से 10 मिनट। बस वो 6 to 12 आवर्स था, ये 5 to 10 मिनट्स। तीसरा प्रोसेस होता है आफ्टर बर्थ। प्रोसेस नहीं, पार्ट। ये सब हम पार्चुरेशन के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। आफ्टर बर्थ में क्या होता है? जो बचा कुचा पार्ट है, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, प्लेसेंटल पार्ट जो भी है, वो सब बाहर आ जाता है। सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने बताया था डेसिड्यूएट होते हैं हम लोग, तो फीटल का तो सारा पार्ट आ जाता है प्लेसेंटा का, लेकिन कुछ पार्ट मैटरनल पार्ट भी आता है। और इसका ड्यूरेशन है 10 to 25 मिनट्स। अभी ड्यूरेशन याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक तो नहीं, खाली ऐसे याद रख लो कि सबसे पहला जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, आवर्स, फिर बाकी दोनों तो मिनट्स है। देखो इन जनरल भी हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमको सबसे पहला कोई भी टास्क करना शुरू करना हो तो उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी आगे तो अपना हो जाता है। मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी होती है या सबसे ज़्यादा हार्ड होता है उसको स्टार्ट करना, तो उसी में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो ऐसा भी ये सोच लो कि डायलेशन इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ पार्चुरेशन, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो वाला जो ड्यूरेशन है दैट विल कम इन आवर्स। बाकी जो दो है वो मिनट्स में आएगा। उसके अलावा आप ऐसे याद रख सकते हो, ये 5 की टेबल रहेगी, दूसरे की 5, 10, 10, 25। ठीक है, अब पहला वाला जो डायलेशन था उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो 5 की टेबल ना होकर वो 6 की टेबल होगी, तो 6 to 12 आवर्स। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्या था? डायलेशन, एक्सपल्शन, आफ्टर बर्थ। डायलेशन में सर्विक्स की ओपनिंग हो रही है, डायलेट हो रहा है, 10 सेंटीमीटर जितना डायलेट होता है। उसके बाद एक्सपल्शन, सर्विक्स डायलेट हो गया, अब बेबी बाहर आ रहा है, बेबी एक्सपेल हो गया पूरा का पूरा बाहर, तो दैट इज एक्सपल्शन। और तीसरा है आफ्टर बर्थ, यानी कि जो बचा हुआ जो पार्ट है प्लेसेंटा का या फीटस का प्लेसेंटा, वो सब बाहर आ रहा है, तो दैट इज आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब वी विल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ पार्चुरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है। जो मैंने बोला ना न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, तो क्या चल रहा है, किस तरीके से पार्चुरेशन इनिशिएट होती है, तो वो सब हम पढ़ते हैं। चलो, तो लेट्स जस्ट सी द पूरा प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन चालू कब होता है? पार्चुरेशन चालू होता है एट द एंड ऑफ जेस्टेशन और प्रेगनेंसी। नाउ आई अज्यूम कि तुमको जेस्टेशन का मतलब नहीं पता है, तो इसलिए मैं बताती हूँ। जेस्टेशन यानी कि वो पीरियड ऑफ टाइम जब फीटस पूरा ग्रो करता है इनसाइड द यूटरस, यानी कि 9 मंथ्स, जैसे कि हमको पता है वो डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम छोटा तो एकदम बड़ा, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन। उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन और प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी तब पार्चुरेशन होगी, ये तो सबको पता है। तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई उसके बाद सीक्रेट होता है कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन, CRH। ठीक है, कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन ये किस पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी पे। पर ये एक्ट करता है फीटस पे। ये फीटस पे जाके एक्ट करेगा, ये मदर पे नहीं। CRH मदर रिलीज कर रही है, पर एक्ट ये करेगा फीटस के ब्रेन पे। फिर जो बाकी की प्रोसेस होगी वो सिमिलर होगी जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी होती है। अगर ब्रेन पे एक्ट करता है CRH, तो CRH क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है ACTH, है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सब में ऐसा होता है। ACTH सिक्रीट करता है, वो क्या करता है? इट विल एक्ट ऑन
एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इसमें भी लिख देते हैं एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। उसके कौन कौन से हार्मोन्स है, उसके हार्मोन्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, यानी कि कॉर्टिसोल हो सकता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो सकता है, DHEA हो सकता है, DHEA यानी कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सब सीक्रेट करेगा। ये सब कौन सीक्रेट कर रहा है, ये सब सीक्रेट कर रहा है फीटस, मदर नहीं, ये फीटस सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब फीटस का जो DHEA है, फीटस ने सीक्रेट किया ना सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तो जो फीटस का DHEA है वो अब मदर पे एक्ट करेगा, समझे। वो खुद पर्सनली इन जनरल ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा मदर के अंदर, ठीक है। DHEA सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ऑफ fetus will act on mother's placenta as well। पहली बात तो मदर के ईस्ट्रोजन पे को बढ़ाएगा, मदर के अंदर ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ाएगा, प्लस वो एक्ट करेगा प्लेसेंटा पे। और प्लेसेंटा क्या सीक्रेट करेगा, ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा, वो रिलैक्सिन सीक्रेट करेगा और वो सीक्रेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 3 चीज़, ठीक है। आई रिपीट, मुझे पता है सब मिक्स हो रहा है। जेस्टेशन खत्म हुई, उसके बाद कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होंगे मदर के अंदर, जो एक्ट करेंगे फीटस के ब्रेन पे, विच विल सीक्रेट ACTH। ACTH इज गोइंग टू एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और उसके अंदर से वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, यानी कि कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को होते हैं DHEA, ठीक है। DHEA 2 काम करेगा, एक तो ईस्ट्रोजन वो खुद बढ़ा देगा और दूसरा प्लेसेंटा को बोलेगा कि तू अपने मर्जी के हार्मोन को बढ़ा। तो प्लेसेंटा 3 हार्मोन को बढ़ाता है, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और एक तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोजेस्टेरोन इधर अभी नहीं आया है, वो आगे इसी पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अब मैं ईस्ट्रोजन की अगर बात करूं तो ईस्ट्रोजन वो सारे फंक्शन करेगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। सारे मतलब एग्जैक्टली सारे नहीं, जैसे यूट्रस का एनलार्जमेंट वो पहले करना था, अब नहीं करना है। तो अब मेन क्या किया, जैसे इंक्रीज गैप जंक्शंस इन स्मूथ मसल्स, तो गैप जंक्शंस बढ़ेंगे तो क्विकली ऐसे मैसेज पहुंचता जाएगा। तो सबसे पहला मैं क्या लिखूं, इंक्रीज गैप जंक्शन। ये हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा यूटेरस पूरा, अच्छा पार्चुरेशन का मेन फंक्शन क्या है वो तो मैंने बताया नहीं, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो और नीचे का जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा डायलेट हो या रिलैक्स हो, तभी ही पार्चुरेशन होगा। क्योंकि यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से बेबी जो है वो नीचे पुश होगा, सर्विक्स डायलेट होगा जिसकी वजह से बेबी जो है वो बाहर इजीली आ पाएगा। ये 2 फंक्शन है हमारा करने का, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स का डायलेशन, ठीक है। इतना बड़ा यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बड़ा ही होता है ना, फीटस ग्रो हो जाता है उसके बाद, तो बड़ा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना इज अ टास्क। सबसे पहला काम वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, गैप जंक्शन बढ़ा देंगे। गैप जंक्शन बढ़ाएंगे तो एक को अगर पता चल गया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अपने सारे साथी स्मूथ मसल्स को बता देगा, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो करेगा ईस्ट्रोजन, वो करेगा इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, एक काम करते हैं इसको होल्ड पे रखते हैं, मैं दूसरा एक पार्ट बताऊंगी ऑक्सीटोसिन का, तब आपको मैं दोनों साथ में बताऊंगी। अभी इतना ही याद रखो कि इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ईस्ट्रोजन के ये 2 फंक्शन याद रखो। उसके बाद है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का तो कुछ याद ही नहीं रखना है सब, क्योंकि वो एक ही काम हमको मैंने आपको बताया था, वो एक ही काम करना है। रिलैक्सिन का क्या करेगा, वो सर्विक्स को प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसको डायलेट करेगा ताकि इजी डिलीवरी हो, इजी पार्चुरेशन हो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको मैं PG लिख रही हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब वो क्या करेगा, वो
कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसकी मदद से प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटिंग चीज़ों को कम करेगा। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन पहले क्या था? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना, है ना, यूट्रस को रिलैक्स्ड स्टेट में रखना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूट्रस को रिलैक्स रहना होता है जब उसको ग्रोथ करनी होती है, बराबर। ग्रोथ अगर करनी होगी तो रिलैक्स रहना पड़ेगा। ग्रोथ यानी इम्प्लांटेशन और ग्रोथ दोनों, तो वो कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन करेगा, ठीक है। अब हमें क्या ग्रोथ करवानी है? नहीं। इम्प्लांटेशन कराना? नहीं। अब हमें क्या करना है? पार्चुरेशन कराना है। तो हमें क्या वो रिलैक्स स्टेट में चाहिए क्या यूट्रस? नहीं, हमें चाहिए एकदम हार्ड एज अ टेबल, इतना हार्ड यूट्रस चाहिए कि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सके। हमें वही कराना है और वो कौन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन करेगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करता है और वो एंजाइम आगे जाके क्या करता है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा। और वो एक्चुअली में कैसे करेगा? प्रोजेस्टेरॉन की मदद से, ठीक है। अब हमारा मेन फंक्शन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करना इन दो की मदद से हुआ, दो ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद से। एक और चीज़ अभी पिक्चर में आती है, वो है फीटस। तो फुल्ली ग्रोन फीटस, फुल ग्रो होगा तो ही हमारा पार्चुरेशन होगा, अदरवाइज थोड़ी होगा। फुल्ली ग्रोन फीटस भी मैसेज सेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। वो कैसे करेगा? ठीक है, फीटस क्या करेगा? इट विल कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, उसको स्ट्रेच करेगा यानी स्पेस बनाएगा पार्चुरेशन करने के लिए। अब स्ट्रेच करने की वजह से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो एक्ट करते हैं मैटरनल न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करेंगे। और फिर वहाँ से इट विल इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वही सीक्रेट करेगा ना न्यूरोहाइपोफाइसिस। और यहाँ पर भी मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। इससे मैं क्या बताना चाह रही थी? सबसे पहले इसको पूरा बताती हूँ फिर से, क्योंकि अभी मेरा लिखने में ध्यान था, तो अब मैं अच्छे से एकदम पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। जेस्टेशन ख़त्म हुआ यानी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, तो उसके बाद कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हुए, उससे फीटस का ब्रेन एक्टिवेट होगा, वो रिलीज़ करेगा ACTH। ACTH ऑब्वियसली एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, हमें पूरा नॉर्मल तो पता ही है, और सीक्रेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को। वो जो हार्मोन्स है उसमें से DHEA है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, वो जाके फीमेल की यानी मैटरनल की जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट करेगा। सबसे पहले तो खुद भी ईस्ट्रोजन बनाएगा, दूसरा प्लेसेंटा को बोलेगा कि तू 3 हार्मोन और बना, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ईस्ट्रोजन के 2 मेन फंक्शन, सबसे पहला कि वो स्मूथ मसल के गैप जंक्शन को बढ़ाएगा और दूसरा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ाने से क्या होगा कि जो ऑक्सीटोसिन है ऑक्सीटोसिन का जो रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, तो अब ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जा सकते हैं उस पर एक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली एक्ट तो तभी होगा ना जब रिसेप्टर होंगे। अगर रिसेप्टर हुए उस पर एक्ट किया ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करना। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो रहा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है, फीटस जो ग्रो हो गया वो स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर न्यूरोहाइपोफाइसिस पे जाएंगे, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मान लो एक रिसेप्टर के पास जाके अटैच होता है, ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे अटैच होता है। अब वो जो रिसेप्टर है वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, यानी कि ऑक्सीटोसिन ने रिसेप्टर पे एक्ट किया
तो वो बोलेगा कि प्लीज़ मुझे और भी ऑक्सीटोसिन चाहिए। यहाँ पे रिसेप्टर बढ़ते जा रहे और ये रिसेप्टर्स जो है वो और ऑक्सीटोसिन मांगते जा रहे। यूजुअली क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो गया तो नेगेटिव इनहिबिशन, ऑक्सीटोसिन नहीं, इन जनरल कोई भी हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो नेगेटिव इनहिबिशन होती है कि भाई रुक जाओ, इतना हार्मोन सिक्रीट मत करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा सिक्रीट किए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव इनहिबिशन नहीं है, बोला और आने दो जितना मर्जी आने दो और भी आने दो। तो क्या होता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उतना ज़्यादा ईजिली कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का, और वो चाहिए हमें लेबर के टाइम पे, वो चाहिए हमें पार्चुरेशन के टाइम पे, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, दो काम, एक तो गैप जंक्शंस बढ़ाएगा और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ाएगा, और फीटस क्या करेगा, वो ऑक्सीटोसिन बढ़ाएगा, तो वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। रिलैक्सिन का वही नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू को डायलेट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम सीक्रेट करता है ऐसे जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या हुआ, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट करना, सर्विक्स का डायलेशन करना और आराम से फीटस का बाहर आ जाना, यही होता है पूरा का पूरा पार्चुरेशन। दैट इज इट। With this we are completed with parturition. Next we'll move on to lactation. चलो let's start with lactation. Now what is lactation? Lactation is a process, सुनना ध्यान से, process of production, secretion and release of milk from mammary glands. ये क्यों, ये तीनों अलग अलग मैंने क्यों ऐसा लिखा है, तो मेरे को आपको ये बताना है कि ये तीनों अलग अलग का अलग अलग मतलब है। प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड रिलीज। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब मिल्क का प्रोड्यूस होना, मिल्क का बनना, फॉर्मेशन, ठीक है, वो तो हमको पता है। सिक्रीशन और रिलीज में डिफरेंस है। सिक्रीशन मतलब जब मिल्क बना है एल्वियोलाई के अंदर, अब वो सिक्रीट हो रहा है बाहर डक्ट्स में, दैट इज मिल्क सिक्रीशन। मिल्क रिलीज कब होता है, जब पूरे मेमोरी ग्लैंड से बाहर जा रहा है इनटू द बेबीज माउथ, दैट इज व्हाट रिलीज इज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगी ये दोनों जो फंक्शन है वो दो अलग अलग हार्मोन कर रहे हैं, तो याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन बन रहा है, मिल्क सिक्रीशन बन करने के बाद रिलीज़ हो रहा है, बाद में स्टोर भी तो होता है ना एम्प्यूला में, सिर्फ अभी तक सिर्फ रिलीज़ हुआ है, और वो बाद में बताऊँगी। तीसरा है रिलीज़। रिलीज़ कैसे हो रहा है, बाहर पूरा बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उसमें तो नहीं होता मिल्क सिक्रीशन, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, बताया था, मतलब ऑब्वियसली पूरी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH और LH दोनों होते हैं। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, FSH क्या करता है, फॉलिकल को बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, तो फॉलिकल डेवलपमेंट। LH क्या होता है, क्या करता है, LH सर्ज यानी ओव्यूलेशन। ठीक है, ये दो होते हैं हॉर्मोन्स नॉर्मल फीमेल के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। तो ये जो दो हार्मोन्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं मिल्क सिक्रीशन को। उसके अलावा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन भी कम होती है, और प्रोलैक्टिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क निकालना है तो फिर प्रोलैक्टिन चाहिए। अब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ना प्रोलैक्टिन है और FSH LH दोनों है, तो FSH LH डिक्रीज करेंगे मिल्क सिक्रीशन को, और प्रोलैक्टिन नहीं होता, इसीलिए भी मिल्क सिक्रीशन डिक्रीज होगी। ठीक है, अब लैक्टेशन के टाइम पे, लैक्टेशन यूजुअली 6 मंथ्स का तो होता ही होता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने महीने और हैं। तो सॉरी थोड़ा ग्लिच हो गया था, तो हम कहाँ पे थे, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर FSH और LH होता है और प्रोलैक्टिन कम होता है। तो ये दो रीज़न की वजह से ऐसा होता है कि मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पाती है। और ऑब्वियसली FSH और LH कम है, ज़्यादा है, प्रोलैक्टिन कम है, तो नहीं होगी। अब
प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर लैक्टेशन का जो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का जो टाइम है ना, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ये मैंने क्या बोल दिया इतना अजीब सा, पहले बात सुन लो। FSH LH नॉन प्रेग्नेंट में ज़्यादा था, प्रोलैक्टिन नॉन प्रेग्नेंट में कम था, ठीक है। अब जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो उसका मिल्क सिक्रीशन, मिल्क प्रोडक्शन जो भी है वो हो रहा है, लैक्टेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो अब उसके अंदर प्रोलैक्टिन है तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया। दूसरी बात, प्रोलैक्टिन है तो इसलिए FSH LH भी कम हो जाता है। अब FSH कम हो गया तो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कम, डेवलपमेंट नहीं होगा। LH कम हो गया तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो अगर ना ओव्यूलेशन ना डेवलपमेंट हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। तो प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा है प्रेग्नेंट फीमेल में, FSH LH भी कम है, तो इसलिए ओव्यूलेशन और वो डेवलपमेंट भी नहीं हो रही फॉलिकल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। तो लैक्टेशन का जो पीरियड होता है, जो यूजुअली 6 मंथ्स या ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन द मदर, वो कितना भी फीड कर सकती है, पर 6 मंथ्स का तो रहता ही रहता है। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। अब मैं आपको असली बात बताऊँ तो डिपेंड करता है, हर फीमेल अलग अलग होती है, किसी को वो भी होती भी है मेंस्ट्रुएशन, किसी को नहीं भी होती है, किसी को बहुत टाइम तक नहीं होती है, किसी को तुरंत हो जाती है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, ठीक है। पर आपको वो सब चीज़ें ऐसे अलग अलग फीमेल का ऑब्वियसली सब कुछ अलग अलग होता है, तो आपको सब याद करने की तो अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप यही याद करो, जो लैक्टेशन का जो पीरियड होता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि FSH LH कम हो गया, प्रोलैक्टिन बढ़ गया, तो फिर उस टाइम पे कैसे होगी मेंस्ट्रुएशन? मेन तो यही चाहिए ना मेंस्ट्रुएशन के लिए। तो क्या प्रेग्नेंट फीमेल में नो नहीं लिखूंगी, FSH एंड LH कम होते हैं और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, देयरफॉर देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट, लैक्टेशन करने के लिए 2 हार्मोन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो लैक्टेशन है दैट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। ये तो मैंने आपको बता दिया कि नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, तो वो होती है न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। न्यूरल सिस्टम तो मैं जब प्रोसेस बताऊंगी पूरा का पूरा लैक्टेशन का, तो उसमें क्या रोल है नर्वस सिस्टम का, तो उससे मैं बता दूंगी। एंडोक्राइन में ये 2 हार्मोन्स मेन रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। इन दोनों का फंक्शन क्या क्या है, ध्यान से सुनना। प्रोलैक्टिन का फंक्शन इज मिल्क सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन इज मिल्क इजेक्शन, या फिर उसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट आता है इसमें से क्वेश्चन, और कैसे से डायरेक्ट यही वर्ड उठा के बोलेंगे, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रीशन। अब एक आम इंसान को इजेक्शन और सिक्रीशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता है, पर क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिक्रीशन और रिलीज में फ़र्क है, तो इसका मतलब इसमें भी फ़र्क है। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन करेगा, यानी एल्वियोलाई से बना है वहाँ से बाहर निकालेगा। ऑक्सीटोसिन पूरा बाहर रिलीज करेगा, तो मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना ही करना है। और कैसे याद करोगे? ओ लेट डाउन, ओ प्लीज लेट मी डाउन, ऐसा याद कर लो। क्या? ओ प्लीज लेट मी डाउन, तो लेट डाउन हार्मोन और ओ से ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जो सिक्रीशन के लिए बचा PS, आजकल PS भी बहुत चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म्स पता नहीं क्या है इसका फुल फॉर्म, तो वो PS, तो प्रोलैक्टिन इज मिल्क सिक्रीशन हार्मोन, ठीक है। ये लिख लो। अब हम चालू करते हैं लैक्टेशन की पूरी प्रोसेस के साथ, तो बिफोर दैट यू नीड टू राइट दिस। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्चुअल में लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है सक्लिंग रिफ्लेक्स, तो सक्लिंग एक्शन ऑफ फीटस, ठीक है। सक्लिंग एक्शन होगी
और वो सक करने की वजह से वहाँ निप्पल्स के थ्रू सक होगा, ठीक है। अब वहाँ पे सकलिंग एक्शन होगी तो वो निप्पल्स पे कुछ सेंसरी एरियाज होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो कि एक्चुअली में निप्पल्स आर वेरी सेंसिटिव। क्यों सेंसिटिव है? इसी वजह से सेंसिटिव है, ताकि अगर थोड़ा सा भी रिफ्लेक्स आया, थोड़ा सा भी इनिशिएशन हुआ, स्टिमुलस आया सकलिंग का, तो इन फटाफट से वहाँ के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो इनिशिएट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन्स फटाफट एक्टिवेट हो जाएंगे और वो चला जाएगा मैटरनल स्पाइनल कॉर्ड में। ऑब्वियसली अब तो मैटरनल ही होगा। वो जो मैसेज आया है कि सकलिंग रिफ्लेक्स आ गया, वो मैसेज कहाँ तक पहुँच गया? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच गया। स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो जाता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के पास पहुंचने के बाद 4 मेन चीज़ें होगी जो बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं अभी बताऊंगी, अभी समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बताया? सकलिंग रिफ्लेक्स ऑफ द बेबी, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरॉन्स इनिशिएट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, विच विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। वो नर्वस सिस्टम है, वो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से द मैसेज विल गो टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, एंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी विल डू 4 थिंग्स। वो 2 लोगों को पॉजिटिव फीडबैक देंगे या पॉजिटिव काम करेंगे, और 2 पे नेगेटिव काम करेंगे। तो क्या करेंगे वो देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट किस पे आता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पे। मेक सेंस? अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा तो प्रोलैक्टिन बनेगा। ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए हार्मोन बनेगा तो प्रोलैक्टिन भी बनेगा ना। तो नेगेटिव इनहिबिशन किसको देंगे? नेगेटिव किस पे जाएगा? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे जो भी लोग जो प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करने से रोक रहे हैं उनको हम इनहिबिट करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फंक्शन क्या है? प्रोलैक्टिन का सिक्रीट होना। तो इट विल सिक्रीट प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क क्या करेगा? PS, मिल्क सिक्रीशन, है ना। तो हमने क्या किया? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पे पॉजिटिव इफेक्ट डाला, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन पे नेगेटिव इफेक्ट डाला। तो अब प्रोलैक्टिन रिलीज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करने वाला कोई भी नहीं। तो उससे क्या हुआ? प्रोलैक्टिन सिक्रीट हुआ। एक और पॉजिटिव इफेक्ट आता है, एक और नेगेटिव इफेक्ट आता है। चलो पहले पॉजिटिव करें, नेगेटिव पहले पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट आता है ऑक्सीटोसिन की रिलीज के लिए। प्रोलैक्टिन तो हो गया, अब दूसरा हमको कौन सा हार्मोन चाहिए? ऑक्सीटोसिन तो चाहिए ही ना हम लोगों को। तो उसके लिए क्या होता है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। वो मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से मिल्क का क्या होगा? इजेक्शन। यही हमें चाहिए ऑक्सीटोसिन से, या फिर इसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। हमसे यही तो एक्सपेक्टेशन थी ऑक्सीटोसिन से। प्रोलैक्टिन का काम हो गया, ऑक्सीटोसिन का काम हो गया। अब नेगेटिव किस पे आएगा? ऑक्सीटोसिन इनहिबिटिंग कुछ नहीं होता, हम वो नहीं करेंगे। नेगेटिव आएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उससे क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन्स कम हो जाएंगे। अगर हम लोग इस के रिलीजिंग हार्मोन पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे तो वो हार्मोन भी कम हो जाएंगे। और GNPs क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स क्या है? FSH and LH, तो वो भी कम हो जाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी। अगर वो कम हो गए तो उससे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है,
इतना समझे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग और GnRH का नेगेटिव है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, वापस एक बार बोलूँ तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ताकि प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा ताकि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं हो, उसको मजे से काम करने मिले। ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो खुद को ऑक्सीटोसिन खुद से करेगा और उसकी वजह से मिल्क बाहर की तरफ आएगा, मिल्क रिलीज, तो मिल्क लेट डाउन। उसके बाद GnRH कम करेगा यानी FSHLH कम, FSHLH कम होगा यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी, अगर फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, नहीं होगी, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, ये सब पूरी प्रोसेस कब तक होगी, तब तक होगी जब तक बेबी रुक नहीं जाता सकिंग रिफ्लेक्स करना, जब तक वो करेगा तब तक ये सब चलेगी। ठीक है, थोड़े पॉइंट्स और लैक्टेशन के मैं वो बताती हूँ, फिर विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो कुछ बातें लैक्टेशन के बारे में। एक दिन में 1 से 2 लीटर मिल्क बनता है मेमोरी ग्लैंड्स में, प्रोड्यूस होता है। सो एवरी डे 1 to 2 लीटर ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस। ठीक है, इनिशियली के जो 2-3 दिन होते हैं उस टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था इट इज नोन एज कलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो भी बोलना है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे, मार्क इट इम्पॉर्टेंट। कोलेस्ट्रम क्या है? जो इनिशियल 2 से 3 दिन में मिल्क सिक्रीशन हो रहा है उसको बोलते हैं। ऑब्वियसली वो एक येलोइश कलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं एल्वियोलर सेल्स। अभी नया नया अगर मिल्क बन रहा है तो एल्वियोला के कुछ सेल्स भी जाते हैं उसमें। उसके अलावा क्या होता है, इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन। ठीक है, यूजुअली लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, प्रोटीन होता है, इसमें क्या नहीं होता है, लेस अमाउंट ऑफ फैट। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर होता है IgA, विच IgA का क्या फंक्शन है, IgA का इसमें क्या फंक्शन है, इट विल गिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, अगर आपको इम्यूनिटी का याद है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली मिल रही है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे किसी एंटीजन आता है, मेरे को अफेक्ट करता है नेचुरली, तो मैं उसके अगेंस्ट नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनाऊंगी और वो नेचुरल इम्यूनिटी हुई मेरी। उसके अलावा वो एक्टिव हुई, वो मैंने खुद बनाई है। अगर पैसिव है इसका मतलब मदर से मुझे डायरेक्टली मिल रही है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी है, वो IgA एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम से मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं पहले 2 से दिन तो वेरी इंपॉर्टेंट मम्मी का दूध होना ही होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल डेज में बच्चा इम्यूनिटी नहीं बनाता है, वो मम्मी से ही लेता है, तो IgA। दूसरा एक और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है जो प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्टली आती है, दैट इज IgG। ठीक है, ये 2 ही है जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है और कोई भी नहीं है। मदर के थ्रू सिर्फ 2 ही इम्यूनिटी आती है, इसमें क्या है IgA। उसके अलावा कोलेस्ट्रम में क्या है, एक येलोइश फ्लूइड है, एल्वियोलर सेल्स होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और फैट इसमें कम है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रम हो गया। उसके अलावा इन जनरल अगर हम इसके मिल्क की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, मिल्क के अंदर वो तीनों चीज़ें होती है जो होनी चाहिए। क्या क्या? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
प्रोटीन के नाम पे केसिन होता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे होता है लैक्टोज। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इनऑर्गेनिक में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें आएगी। उसके अलावा वाइटामिन्स भी होते हैं। एक चीज़ याद रखना, मिल्क के अंदर एक चीज़ कम होती है एंड दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की कॉम्पोजिशन कंसंट्रेशन है वो सबसे कम होती है इन मिल्क, जितनी होनी चाहिए उससे भी कम। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, एक ही बचा हुआ है वाटर। वाटर भी तो जरूरी है ना। बस ये कॉम्पोजिशन है हमारा मिल्क का, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ऑर्गेनिक में तीनों फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में केसिन, कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज। इनऑर्गेनिक में सारे जो नॉर्मल मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो सब, विटामिन्स भी सारे होते हैं, वो विटामिन सी थोड़ा कम होता है। इसके अलावा वाटर भी होता है। अब कंटिन्यूसली मिल्क का सिक्रीशन होना ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूसली सिक्रीट नहीं होता है ना मिल्क, तो क्या होता है वहाँ पर जहाँ पे मिल्क कंटिन्यूसली सिक्रीट नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ब्रेस्ट में MIP की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। व्हाट इज़ MIP? मिल्क इनहिबिटिंग पेप्टाइड। मिल्क को इनहिबिट करने वाले जो पेप्टाइड है वो सिक्रीट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, मिल्क सिक्रीशन नहीं होगी। अगर तुमको अगर मिल्क सिक्रीशन चाहिए तो तुम्हें कंटिन्यूसली मिल्क सिक्रीट करते रहना पड़ेगा। जैसे ही तुम रोक दोगे तो ये MIP सिक्रीट होगा और फिर सिक्रीशन बंद हो जाएगी, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए 6 मंथ्स का तो टाइम होता है लैक्टेशन का। लेकिन अगर मदर कंटिन्यूसली और फीड करती है तो वो 1 साल 2 साल तक भी फीड कर सकती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फीडिंग कर रही है। बट फॉर एन एग्जाम्पल 6 मंथ्स या 7 मंथ्स या 1 ईयर के बाद मदर स्टॉप कर देती है फीड करना, तो वहाँ पर MIP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब MIP बढ़ गया तो मिल्क नहीं बनेगा और अब फिर उसके बाद नहीं हो पाएगी मिल्क सिक्रेशन और फिर फीड नहीं कर पाती है मदर। तो इतना था मेरा लैक्टेशन का पार्ट। अब फाइनली एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो हमारा पीछे छूट गया था, दैट इज़ जेस्टेशन। जेस्टेशन कंप्लीट करते हैं और फिर इस चैप्टर को पूरा रैप अप करते हैं। चलो लास्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जेस्टेशन। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि जेस्टेशन वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें पूरा फीटस जो है ग्रो करता है। तो वो टाइम पीरियड कितना होता है? वो ह्यूमंस के अंदर होता है 9 मंथ्स या फिर 266 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन या फिर 280 डेज फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुएशन या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP। उसके अलावा वीक्स में बोलो तो 24 to 36 वीक्स। कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं तो आपको याद रखनी है। ऑब्वियसली सब सेम ही हुई बट ठीक है। 9 मंथ्स, 266 डेज, 280 डेज, 24 to 36 वीक्स। ठीक है, क्यों ये दोनों अलग अलग है? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब होता है, जब मेंस्ट्रुएशन की साइकिल, अगर आपको याद हो तो मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट डे को होता है, वहाँ से साइकिल काउंट होती है। उसके बाद ओव्यूलेशन, अगर नॉर्मल 28 डेज़ की साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो उसके बाद 1-2 दिन में फर्टिलाइजेशन होगा। तो पीछे के दिन भी तो काउंट करने पड़ेंगे ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे से 14 डे तक, इसलिए इतने डेज का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये हुआ जेस्टेशन की बेसिक बातें। अब हम चालू करेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स जो जेस्टेशन में होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, सारी टाइम के साथ क्या डेवलप हो रहा है ये सब याद रखना है। ठीक है, मज़ा आएगा, पढ़ते। सबसे पहले शुरू का भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। 24 आवर्स, 3 डेज, 7 डेज, 2.5 वीक। ये वाला जो पार्ट है ये जेस्टेशन के पहले आता है। उसमें क्या होगा, 24 आवर्स में पहले मैंने आपको बताया था जब क्लीवेज पढ़ा था, तो पहला क्लीवेज कब होता है, 24 आवर्स। तो इसमें क्या लिखूँ मैं, क्लीवेज। 3 डेज में मॉड्यूला बन जाता है
उस टाइम पे जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने डेज नहीं बताए थे, टाइम लिमिट अच्छे से नहीं बताई थी कि वैसे भी याद नहीं रहनी थी। तो यहाँ पे जब ऐसे टेबुलर फॉर्म में होगा तो याद रहेगी। मोरिला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। तो 7 डेज पे क्या लिखूँ मैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती है, नोटोकॉर्ड बनती है। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये हुआ 2.5 वीक्स तक। उसके बाद अब मंथ्स चालू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ पे क्या बनता है? फर्स्ट मंथ पे बनता है हार्ट और लिम्बर्ड्स। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहला क्या बनाया ऑर्गन? यहाँ पे हार्ट बनाया। नीचे जब मैं जाऊँगी तो और भी ऑर्गन्स बनाऊँगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म्ड इन अ फीटस, तो आप लिखोगे हार्ट। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। पर इसमें एक कंट्रोवर्सी है, मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर कर सकती थी। एक्चुअली में नोटोकॉर्ड बन रहा है हार्ट से पहले, बराबर है, और नोटोकॉर्ड डेवलप होता है नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा। तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट डेवलप हो चुका है हार्ट से पहले, तो आंसर नोटोकॉर्ड या नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। बट क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं किया इतना ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में, तो हम हार्ट पे जाएंगे, क्योंकि हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज़ डेवलप्ड इन अ फीटस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ हुआ फिर सेकेंड मंथ, ये सीरीज में जाएगा। लिम्ब बर्ड्स बने थे, अभी छोटे 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 बने थे। अब क्या होगा? पूरा का पूरा लिम्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड मंथ हो गया। अब 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब अगर मैं वीक्स और ट्राइमेस्टर के थ्रू जाऊंगी ना तो उतना इजी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब देखो इसका मंथ कितना होता है? 3rd मंथ होता है। तो इससे बेटर क्या वीक्स ट्राइमेस्टर लर्न करो, मंथ लर्न कर लो। पर लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आएगा ना वो डायरेक्टली वीक या ट्राइमेस्टर लिखाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है, तो वो बैठी आती है उठ के, तो ये ट्राइमेस्टर और वीक आएगा। तो अब आप क्या करो, अभी ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी मंथ के बेस पे याद रख लो, क्योंकि उससे ईजी, क्योंकि 1 2 3 5 6 7 ऐसा आने वाला है, तो मंथ इजीली याद रह जाएंगे। फिर तुम वीक्स और ट्राइमेस्टर में तो खुद कम कर ही सकते हो ना। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट 3 मंथ यानी 6 मंथ्स कंप्लीट हो तो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 1 वीक में 4 वीक्स होते हैं, 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। ऑब्वियसली ये तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो 3rd मंथ में तो यानी 24 वीक्स कंप्लीट होंगे, 12 वीक्स कंप्लीट होंगे और फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। ठीक है, तो मैं आपको मंथ के बेसिस में कराऊंगी, टेंशन मत लेना, ये बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग लगेगा, एंड में मैं लर्न करवा दूंगी पूरा का पूरा। ठीक है, पेशेंस रखना, साथ में रहते हैं। ठीक है, 3rd मंथ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेजर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ सकता है, हाँ वो भी तो एक ऑर्गन सिस्टम में आया ना। तो अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा का पूरा बन गया है फीटस का, तो इस टाइम पे यू कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फीटस। थ्रू इट्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस से बात नहीं कर रही मैं। 3rd मंथ हो गया, 4th कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना खाली, 4th कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज 5th मंथ। 5th मंथ में सबसे पहली फीटस की मूवमेंट होगी, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के फीटस की हेड पे थोड़े थोड़े हेयर्स आने लगेंगे। ठीक है, दैट्स इट, 5th मंथ में इतना। उसके बाद 6th मंथ या 24 वीक्स या 3rd ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर।
उसमें क्या होगा, जितने भी पूरी बॉडी है हेयर पे, उस पे हेयर आ जाएंगे। सो बॉडी कवर्ड विथ हेयर। आंखें खुल जाएगी, आई लैशेज आ जाएगी, तो आईज ओपन एंड आई लैशेज फॉर्म्ड। ठीक है, अब मुझे इतना सारा याद कैसे रह गया, मैंने कैसे लिख दिया, मेरे को कुछ ऐसे मेरी बहुत अंदर वो नहीं है कि मैं पूरा इतना सारा लर्न कर सकूं। मैंने कैसे याद किया मैं बताती हूँ। ये पहला 2.5 वीक तक तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ याद रखनी, क्योंकि ये तो अपने को पता है ये सीरीज़ जो है वही है 24 आवर्स, ये तो उस समय भी बताया था। फिर 3 डेज, 7 डेज और 2.5 वीक्स, सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी तो आप ऐसे क्लीवेज, मोरेला, ब्लास्टोसिस्ट और नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी बताऊंगी जिसमें एक इंसान को किसी और पे क्रश है। ठीक है, लड़का रखना है कि लड़की, लड़का रखे। ठीक है, एक लड़का को एक लड़की पे क्रश है। ठीक है, अब हम उस लड़के के POV में देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे पता है आजकल ऐसा बहुत चल रहा है। ठीक है, वो लड़का, उसको एक लड़की पसंद है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, उसका POV क्या होगा। पहली बार जब उसने देखा तो फर्स्ट मंथ पे उसको क्या आया, दिल आया और उसकी तरफ थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ी। तो हम मानेंगे कि अट्रैक्शन यानी लिम्स, तो उसकी तरफ थोड़े लिम्ब बड्स अपीयर हुए, थोड़ी सी अट्रैक्शन हुई। पहली बार देखने से थोड़ी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस इट्स एन एक्सट्रीम केस। तो इनिशियली जब पहली बार देखा तो फर्स्ट मंथ में उसको ऐसा दिल आया, तो हार्ट का डेवलपमेंट और उसकी तरफ लिम्ब बड्स डेवलप हुए, इसलिए लिम्स, उस लिम्ब बड्स डेवलप हुए मतलब थोड़ा अट्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट सेकेंड मंथ में उसको 2 महीने हो गए, तो 2 महीने तक उसको फुल अट्रैक्शन हो गया, भाई ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, तो पूरे के पूरे लिम्स डेवलप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मंथ यानी कि 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उस टाइम पे उसका अभी तक तो सिर्फ लिम्स और हार्ट था। अब इसके बाद उसकी पूरी शरीर यानी पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो यानी इस टाइम पे पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम इज डेवलप टुवर्ड्स द गर्ल। ठीक है, अभी तक हार्ट हुआ, लिम्बर्स, देन लिम्स, देन ऑर्गन सिस्टम। तो मेजरली सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो उसकी तरफ डेवलप हो गए, जिसमें हमने जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा वो भी हो गया। ठीक है, उसके बाद 4th मंथ नहीं है, ये आपको याद रखना, 4th नहीं है, उसके 5th मंथ में फर्स्ट फीटल मूवमेंट। या कैसे याद रखोगे, उसको ऐसा लगा कि क्योंकि 4th में कुछ नहीं है ना, 4th मंथ में, तो अब इतना टाइम हो गया है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, मुझे मेरी तरफ से ही कुछ एक कदम आगे लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट मूवमेंट कब करता है वो 5th मंथ में करता है, उसकी तरफ उसको प्रपोज करने जाता है और बाय लक दिस टाइम द गर्ल विल से येस। अब गर्ल ने हाँ बोल दिया, दैट मीन्स अब उनकी रिलेशनशिप चालू हो गई। अब उनकी रिलेशनशिप चालू हो गई मतलब उस लड़के को फाइनली वो जो रिलेशनशिप के वो जो सब होते हैं ना, जो बोलते हैं फ्लॉज या जो भी है, वो स्टार्ट हुए दिखने के लिए। तो वो फ्लॉज क्या है, वो हेयर्स है। तो अब उसके दिमाग में थोड़े बहुत हेयर्स आने चालू हो गए, थोड़ा उसको अक्ल आनी चालू हो गई कि रिलेशनशिप के क्या फ्लॉज है। ठीक है, 6th मंथ पे 1 ही महीना हुआ है अभी, और 1 महीने में उसकी पूरी की पूरी बॉडी हेयर से कवर हो गई है। उसको वो फ्लॉज उसकी पूरी बॉडी में दिख रहे हैं। उसके अलावा उसकी आंखें खुल गई है, आई लैशेस बन गई है, सब कुछ हो गया है कि अब तो भाई बस अब रिलेशनशिप नहीं करनी। सिर्फ ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, इसको रियल में मत लेना और रिलेशनशिप में भी अभी मत आना। ठीक है, 24 आवर्स, 3 डेज, 7 डेज, 2.5 वीक्स, क्लीवेज, मोरेला, ब्लास्टोसिस्ट, नोटोकॉर्ड। फर्स्ट मंथ हार्ट लिम्बर्स, सेकेंड मंथ पहले मंथ में दिल हुआ, अट्रैक्शन हुई, लिम्बर्स हुए और हार्ट आ गया, दिल आ गया यानी हार्ट बना। सेकेंड मंथ लिम्स पूरे के पूरे बन गए, पूरा का पूरा अट्रैक्शन उसकी तरफ हो गया। थर्ड मंथ में यानी कि 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका मेजर जो भी ऑर्गन सिस्टम है वो सब उसकी तरफ डेवलप हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैन बी डिफरेंशिएटेड। फिर उसके बाद 4th तो नहीं है, इस महीने कुछ नहीं हुआ, तो 5th में उसी ने फर्स्ट मूवमेंट ले लिया और जाके प्रपोज कर दिया, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट। अब उसकी रिलेशनशिप चालू हो गई, तो बॉडी हेयर सिर पे हेयर आने लग गए, हेड पे। 6th मंथ में उसको अक्ल आ गई क्योंकि पूरी बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर। उसके बाद आंखें खुल गई, उसकी आईज ओपन एंड देन आई लैशेज आर ऑल्सो फॉर्म्ड। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जेस्टेशन पूरा हो गया, उसके बाद जब एंड में जब डिलीवरी का टाइम होता है ना, तब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वाटर ब्रेक। वो वाटर ब्रेक क्या होती है, एक म्यूकस प्लग होता है, इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो। म्यूकस प्लग होता है, वो फट जाता है, जिसके बाद वाटर ब्रेक होता है। वाटर ब्रेक का मतलब जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वूम के अंदर वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ब्रेक। ठीक है, इतना याद रखना है।
बस इतना ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इतना ही, मतलब मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ इतने सारे लेक्चर्स में इतने में, बट हाँ इतना बहुत ही डिटेल में तो नहीं आता है, पर जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके अलावा इसको नोट्स जो मैंने आपको बताई है उसको बार बार इतनी डिटेल में रिवाइज मत करना, मैं खुद ही ना बोल रही हूँ, आपको बनाना है नोट्स पर इतना डिटेल में रिवाइज नहीं करना। यू कैन स्टडी एनसीईआरटी, जो आपको ऐसा लगता है क्वेश्चंस आ रहे हैं उस चीज़ों को आप ऐड कर लो। मैंने भी बताया जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने ये भी बताया कहाँ से नहीं आते, तो वो तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने जो बताया है उसको सुन लेना। तो एक बार अगर सुन लोगे ना तो जस्ट इन केस इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन तो तुमको वो हो जाएगा। तो बस इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इजी चैप्टर है, जितना मैंने कोशिश की है एक्चुअली में उसको इजी बनाने की। बस तो अब क्वेश्चंस होप सो कर रहे होंगे, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दो सारे के सारे। और जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी सजेशन, अगर कुछ नया चैप्टर चालू करना है तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज मैं तो करने ही वाली हूँ कोई दूसरा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।